स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग, आपको दे रखा है। ठीक है, पहले देखो जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो एक तो कंपलसरी है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट, तो आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स है? 1 मार्क का ही है एक तरह से ये, बट कोई 3 पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 4 में से सॉरी 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है पहले आपको कि एन आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन है उसका, विद सेमी सर्कुलर एंड्स। ठीक है, फिगर आपको दे रखी है ये वाली, हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर। तो आपको जो पेरीमीटर है टोटल वो कितना दे रखा है? 200 मीटर, एज शोन बिलो। ठीक है, लेंथ उसने x ले रखी है, ब्रेथ उसने y ले रखी है। तो जो ब्रेथ है हमारी y, वो हमारे पास सेमी सर्कल के लिए क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो यानी जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगा? y/2। उसने वो दे भी रखा है फिगर के अंदर, बट अगर नहीं भी दे रखा होता तो आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। वो कह रहे कि इफ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो रिलेशन कैसे निकलेगा? रिलेशन कैसे निकलेगा? पैरामीटर से। तो पैरामीटर हमारे को 200 दे रखा है। इस पूरी जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसका पैरामीटर क्या बनेगा? सम ऑफ ऑल साइड। पहले देखो ये वाली साइड x प्लस ये क्या चीज है? सेमी सर्कल का क्या सरकमफ्रेंस, वो कितना होता है? पाई आर। प्लस ये क्या चीज है? वापस x, और ये क्या चीज है? पाई आर। और ये टोटल किसके इक्वल दे रखे हैं आपको? 200 के। तो देखो x की जगह तो x आ गया, ये x प्लस x कितना हो गया? 2x हो गया, प्लस 2 पाई आर हो गया, इक्वल टू 200। 2 कॉमन आ गया, x प्लस पाई और r की वैल्यू कितनी है? y/2 इक्वल टू 100। आप अगर वो लोगे एलसीएम तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2 पाई y इक्वल टू 2x प्लस पाई y इक्वल टू 200। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एक पार्ट हो गया हमारा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो रेक्टेंगुलर रीजन का आपको एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू वाई। कितने वेरिएबल्स हैं? 2, x और y। किसी एक को हटाना होता है। हटाते किसकी हेल्प से? हमेशा गिवन की हेल्प से हटाते हैं। तो गिवन क्या है हमारे को? ये चीज। हाँ, तो जो गिवन है रिलेशन तो उससे बनेगा ना। हमारे को सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन ए का बोला है। ए क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना, रेक्टेंगुलर रीजन सिर्फ ये वाला है। उसने पूरे कंबाइंड एरिया नहीं पूछा, सिर्फ किसका एरिया पूछा है? रेक्टेंगुलर एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से देखो जो आपके पास सारे ऑप्शन है वो क्या है? या तो एक्स की टर्म्स में है मोस्टली, तो हमने क्या करा, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दी। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 माइनस 2x अपॉन पाई। तो एरिया हो गया x इंटू 200 माइनस 2x अपॉन पाई। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा और x मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर हो जाएगा 2/पाई। अंदर क्या बचेगा? 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए वाला मैच कर रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? थर्ड है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया इज। तो उसको आपको फटाफट क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? 2/पाई एज इट इज रहेगा। 100x का डेरिवेटिव, साथ साथ इसको 0 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो ये तो रहेगा 0 हो गया। तो 100 किसके इक्वल आ गया? 2x। तो x किसके इक्वल आ गया? 50। अब क्या डबल डेरिवेटिव करेंगे मैक्सिमाइज करने के लिए? नहीं, क्योंकि देखो कोई ना कोई आंसर तो आ रहा है मैक्सिमम का, तो उसका मतलब ऑब्वियसली क्या है? ये मैक्सिमाइज ही होगा। तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा हमने x इक्वल टू 50 कहाँ पुट कर दिया? एरिया में। और कहाँ पुट करना है हमारे को?
डेरिवेटिव करने से पहले वाले स्टेप में, तो क्या आ जाएगा 2/पाई इंटू 100 इंटू 50 माइनस 50 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 2/पाई, ये हो गया 5000 और 50 का स्क्वायर कितना हो गया, तो क्या आंसर आ गया ध्यान से, ये कितना बचेगा 2500 इंटू 2 5000 हो जाएगा, तो 5000 पाई बाय पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। द CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor including the semicircular end. For this to happen the value of x should be, तो अब जो आप एरिया लोगे उसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। कितने सेमी सर्कल हैं, दो सेमी सर्कल क्या बनाते हैं, एक सर्कल। तो यानी कि जो न्यू एरिया आएगा मेरे पास ए न्यू, वो क्या होगा, एक तो x इंटू वाई होगा रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया, प्लस 2 सेमी सर्कल का मतलब एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस पाई आर कितना था, तो ये वाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो बेटर है कि x की वैल्यू निकाल दो, कि जो मैंने बताया था 2 चीज़ आ रही 2 बार आ रही हो वो हटाना मुश्किल होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी, यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, 200 माइनस 2x सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, हाँ ये आ जाएगी 200 माइनस पाई वाई अपॉन 2 इंटू वाई और प्लस पाई वाई स्क्वायर बाय 4। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा 100y माइनस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 वाई स्क्वायर। ये न्यू एरिया आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव कर दोगे आप, 100y का डेरिवेटिव 100 माइनस पाई बाय 2 एज इट इज़ वाई स्क्वायर का 2y, फिर पाई बाय 4 एज इट इज़ वाई स्क्वायर का 2y। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट करोगे तो देखो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 बचा क्या था 100, ये बचा माइनस पाई इंटू वाई प्लस ये बचा पाई बाय 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 200 माइनस 2 पाई वाई प्लस पाई वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचा 200 इक्वल टू ये माइनस पाई वाई आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड पे जाके कितना हो जाएगा वो, तो y की वैल्यू कितनी आई 200 बाय पाई। सो देयरफॉर x निकाल सकते हैं कौन सी इक्वेशन में पुट करके, ये वाले में, ये x की वैल्यू थी। तो 200 माइनस पाई y की जगह पर, नहीं तो कुछ गड़बड़ आ रही है, हाँ 200 बाय पाई कोई गड़बड़ नहीं है, अपॉन में कितना हो गया 2, 200 माइनस 200 कितना हो गया, तो एक इतना आ गया 0। ठीक है, खत्म। नहीं चाहिए बचा हुआ पार्ट। द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड। एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड, देखो पहले एरिया कितना आया था हमारे पास 5000 बाय पाई आया था। वो कह रहा है कि अब इसको मैक्सिमाइज करना है हमारे को। तो मतलब कि जो y की वैल्यू आई है 200 बाय पाई, उसको किसमें पुट कर दोगे, डेरिवेटिव करने से पहले वाले स्टेप में, मतलब इस वाले स्टेप में। थोड़ा सा वो हो गया ये, इस वाले स्टेप पे। ठीक है, फिर जो एरिया आएगा, ठीक है, उसको आप माइनस करोगे इसमें से, ये जो 5000 बाय पाई आया था इसमें से, तो पता लगेगा कि एक्स्ट्रा एरिया कितना आ गया। ठीक है, करके देखना चाहते हो तो देखो, y पुट करोगे उसमें तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 200 बाय पाई माइनस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 40,000 बाय पाई स्क्वायर इन सॉरी प्लस
पाई सर हम बाय, डायरेक्टली वो जो एक्स एरिया हमने लिया था उसको उसको नहीं दे सकते, बेटा एक्स जो तो हमने एक्स जीरो आ रहा था एरिया ना, लिया है। नहीं वो पाई, वो दो यहाँ टू पर पुट पाई आर करने के स्क्वायर लिए, लिया था ना। यहाँ पर कह रहे हो पुट करने के लिए? हाँ जी सर, नहीं हाँ जी सर, मैं उसको कह रहा था कि आपने एक्स एरिया जैसे पाई आर स्क्वायर लिया था, एक्स वाई तो पहले से ही था, हम डायरेक्टली हाँ, पाई आर स्क्वायर लेके कर देते, वो भी चलेगा वही कि एक्स एक्स एरिया जीरो होगा। हो जाएगा यहाँ पर। तो ये सीधा पाई बाय 4 वाई स्क्वायर कितना हो गया, 40,000 अपॉन में पाई स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 10,000 अपॉन पाई, पहले कितना था, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया अगेन, तो बी ऑप्शन आ गया। ये अच्छा है, और कोई क्या मेरी नज़र नहीं गई वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के आपको केस स्टडीज आएंगी, तो टाइम जरूर लग रहा है केस स्टडी में, बट कब करना है आपको केस स्टडी क्वेश्चन, बट नंबर कितने मिलेंगे करने पे, कितने नंबर मिलेंगे, 4। कर दो तो अच्छा है, आपको करनी तो पड़ेगी, अब आप खुद देख रहे हो ओरली तो हो ही नहीं पाएगा ये, ओरली तो ये आप कर ही नहीं पाओगे, तो इसका बेटर क्या है कि आप कैलकुलेशन शो करो। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं साथ में इसको ना उसमें ओपन कर देता हूँ, वो तभी मैं कह रहा हूँ इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने का फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे यही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल process incoming copies of a certain form. Vinay process 50% of the form, Sonia processes 20% and इकबाल remaining 30% of the form. तो मतलब कि हमारे को प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं ये, तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 लिख के चलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनय कितनी है 50/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया कितनी है 20/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इकबाल कितनी है 30/100। ये डाटा आपको सब क्वेश्चन में दे रखा है। आगे देखो क्या बोला गया है कि विनय हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06, ठीक है, सोनिया हैज एन एरर रेट ऑफ 0.04 एंड इकबाल हैज एन एरर रेट ऑफ 0.03। ठीक है, ये एरर रेट हो गया, एरर रेट ऑफ विनय कितना है 0.06, एरर रेट ऑफ सोनिया कितना है 0.04 और एरर रेट ऑफ इकबाल कितना है 0.03। ठीक है, ये डाटा हमारे को दे रखा है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमने निकाल ली। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एरर इज कमिटेड, एक एरर हुई है, ठीक है ना, इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। तो डायरेक्टली आपसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है, एरर रेट ऑफ व्हाट सोनिया, एरर रेट ऑफ सोनिया क्या मतलब, एरर रेट किसने प्रोसेस करी है सोनिया ने, यही पूछा गया, तो आंसर इसका डायरेक्टली क्या आना चाहिए था 0.04। आई बात समझ में, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पार्ट है बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एंड एरर इज, सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड, इंग्लिश में कुछ लाइन में गड़बड़ है, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, मतलब पी ऑफ एस ऑब्लिक और एरर रेट ऑफ सोनिया, फिर ये बेस बन जाएगा ना एक्चुअली, ये इंटरसेक्शन तो हमारे को दे नहीं रखा, या फिर चलो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर होना चाहिए था पहली बात तो, कि सोनिया ने प्रोसेस करा है फॉर्म एंड कमिटेड द एरर, ठीक है।
इस पार्ट में ना कुछ गड़बड़ है, इसको रोक के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग इन द फॉर्म, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है हमारे को, एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे निकालोगे, एक तरह से बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर हो गया, जो चीज़ गिवन होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर। और बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर क्या बनेगा, मैं डायरेक्टली कर दूँ इसको भाई, 50/100 विनय वाला इंटू उसकी एरर रेट की प्रोबेबिलिटी प्लस 20/100 इंटू उसके एरर रेट की प्रोबेबिलिटी प्लस 30/100 इंटू 0.03। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, करना एक बार कैलकुलेशन। 50/100 इंटू 0.06, 5 6 कितना हो गया, तो 30 प्लस में ये 20 इंटू 4 कितना हो गया 80, और 30 इंटू 3 कितना हो गया 90, अपॉन में 10,000 कितना आ गया ये, 90 और 80 170, 170 30 200/10,000, तो कितना आ रहा है 2/100, 2/100 है, अब कितना ऑप्शन में है, सर वो 300 होगा ना, कहाँ पर, सिर्फ 50 × 6। ओ सॉरी, तो कितना हो गया अभी ये 380 और 90 470, हाँ अब आ गया बी ऑप्शन, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, पर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि पूछा क्या था। फोर्थ देखो, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ही सिलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ प्रोसेस फॉर्म, इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, तो ये गिवन चीज होगी कि हैज एन एरर, द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय, तो मतलब क्या निकालना है, पी ऑफ वी बार ऑब्लिक एरर, ये निकालना है हमारे को, कर सकते हो, बेस थ्योरम लगेगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ई ऑब्लिक व्हाट वी बार इंटू पी ऑफ वी बार। आई बात समझ में, ये या फिर इसको चलो उल्टा भी अगर तुम करके देखो, पहले एक काम करो, वो निकालना डायरेक्टली वी, हाँ वो वी ऑब्लिक ई निकाल के दिखाओ डायरेक्टली, जैसे हमने ये वी ऑब्लिक ई, हाँ वही, तभी तो कम जल्दी निकल जाएगा ना, तो 50/100 इंटू 0.06 अपॉन 470/10,000, तो ये आ जाएगा 300/470 आ गया, 30/47, 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/47, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। आई बात समझ में, पूछा क्या था, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर ये वाला पार्ट एक बार फिर से बता दो। दोबारा देखो बेटा, हमसे क्या पूछा था, जैसे हम लोग उसमें वो निकालते थे ना कि भाई ए ऑब्लिक ई1 निकालते थे बेस थ्योरम के अंदर, हमसे अब हाँ जी पूछ लिया सर। कि ए बार ऑब्लिक ई1 बताओ कि क्या होगी, तो उसमें हमने क्या करा कि पहले ए ऑब्लिक ई1 निकाल लिया बेस थ्योरम से, और उसको 1 में से माइनस कर दिया, ठीक ठीक है है, सर, आई बात समझ में, ठीक है सर। हाँ जी सर। चलो फिफ्थ पार्ट क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर, तो ए हो गया एरर वाला, और E1 E2 E3 भी द इवेंट्स दैट सबने वो करी है। सी क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 3 पी ऑफ ई आई ऑब्लिक ए, इसका मतलब पता है क्या हुआ निकालने के लिए, आई की जगह पर पहले 1 पुट करूंगा तो E1 ऑब्लिक ए, फिर 2 पुट करूंगा तो E2 ऑब्लिक ए, फिर 3 पुट करूंगा तो E3 ऑब्लिक ए। मतलब जो बेस थ्योरम में हम लोग फाइनल आंसर निकालते हैं ना, वो तीनों के लिए निकालना है इस बार, तो देखो कितना होगा वो,
इवन ऑब्लिक कितना आ जाएगा पहले भाई, सबका डिनोमिनेटर तो हमें पता है 470 बाय 10,000, सिर्फ न्यूमीटर्स मल्टीप्लाई करते रहो। तो 50 इंटू 0.06 था तो वो 300 आया था हमारे पास। दूसरे वाला कितना आया था, ये कितना आया था 20 यानी 80 आया था। 300 बाय ये 470 होगा प्लस 80 बाय 470 होगा और ये कितना हो जाएगा 90 बाय 470। तो आंसर क्या आएगा वापस 470 बाय 470 यानी आंसर कितना आ गया 1। आई बात समझ बेटा? जो दोनों अच्छे क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, मैं सैंपल पेपर आपको भेज दूंगा वापस, फिर इसको खुद करके देखना दोबारा, ये रिकॉर्डिंग देख के साथ अपने साथ शीट पे खुद लिख के देखना, ठीक है। और उनके बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। 16 सैंपल पेपर हैं आपके पास, बुक का नाम पता नहीं क्या है, अच्छा इसमें आंसर दे रखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर्स अपने। क्वेश्चन कौन सा था, हाँ, तो 2x प्लस वाई बाई 200 आया था हमारा, 5000 बाय पाई आया था हमारा, x इक्वल टू 0 आया था हमारा। अच्छा हो गया वाला खत्म, कुछ रह नहीं गया इसमें। अच्छा डी इज करेक्ट ऑप्शन, तो वो हमारे पास भी वही था डी वाला। 18th में सब दे रखा है। अच्छा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया था हमारा 0.04। अच्छा ये वो ई इंटरसेक्शन एक्स निकालने के लिए बोला था इसने, ई इंटरसेक्शन एस, तो उसने वो उस वाले फॉर्मूले से लगा दिया। जो सेकंड पार्ट हमने छोड़ा था ना कि हमें क्लियर नहीं हो रहा था, वो एंड जो वर्ड में गड़बड़ आ रही थी इसलिए। थर्ड पार्ट का आंसर हमारा भी 0.047 आया था, फोर्थ का 17/47 आया था और फिफ्थ का 1 आया था, ठीक है। तो आंसर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। मैच हो गया हमारा, ये एक ही पेपर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में बोला है कि अ फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स P1, P2 एंड P3, ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स है P1, P2 एंड P3, रिक्वायरिंग द मिक्सअप ऑफ 3 मटेरियल्स M1, M2, M3 per unit requirement of each product for each material is represented by a matrix as follows। मतलब क्या हुआ इसको कि प्रोडक्ट 1 को मटेरियल 1 कितना चाहिए 2 यूनिट्स, प्रोडक्ट 1 को मटेरियल 3 कितना चाहिए 1 यूनिट। इसी तरह से समझ गए क्वेश्चन को। द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल M1, M2 एंड M3 इज 5, 10, 5। तो एक मैट्रिक्स बनी हमारे पास रिक्वायरमेंट की, तो दूसरी किसकी बनेगी कॉस्ट की। तो कॉस्ट की मैट्रिक्स कैसे बन सकती है, 3 कॉस्ट है, या तो 1x3 बन सकती है या 3x1 बन सकती है। कैसे बनानी चाहिए 3, ताकि क्यों मल्टीप्लाई हो सके। देखो मैं जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर मैं देखो ऐसे बनाता हूं 5, 10 और 5 की, ये वाला किसके लिए है M1 के लिए, ये किसके लिए है, इनकी कॉस्ट दे रखी है मेरे को क्वेश्चन में। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या M1 वाला M1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यस। क्या M2 वाला M2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये मैंने ठीक बनाई है, ठीक है। तो गलत होगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा आपने वो गड़बड़ कर रहे हो। अब क्वेश्चन में आते हैं वापस। इफ C रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स शोइंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, द मैट्रिक्स C विल बी एक्सप्रेस्ड एज, C क्या बनेगी हमारे पास, हम बना ही चुके हैं 5, 10, 5, पहली खत्म हो चुका है हमारे पास। एक्सप्रेस मैट्रिक्स B in the order 3x1 if the firm produces 100 units of each। B क्या है, क्वेश्चन में कुछ B दे रखा है हमारे को क्या, एक्सप्रेस कुछ क्या कह रहे हो बेटा, बी तो हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया था ना इसको,
और क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी ऑर्डर 3x1 if the firm produces 100 units of each product. तो 2 into 5 प्लस 3 into 10, ये ऐसे तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी इन द ऑर्डर 3x1, वो तो समझ में आ गया, बट बी है क्या? सर वो मटेरियल की मैट्रिक्स थी, ये प्रोडक्ट की मैट्रिक्स है। वो बनाने के लिए बोला है ना हमारे को। 3x1 की बनानी और 100 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट होने तो उसका मतलब आंसर ही होना चाहिए। उसमें तो कोई क्वेश्चन में कोई सेंस नहीं बना ना। उसने क्या बोला भाई 3x1 बनाना है, तो 3x1 तो हमारे पास कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, और 100 यूनिट्स ऑफ ईच बोला है उसने। तो ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा है? इसको भी मार्क कर लो, आंसर में चेक कर लेंगे। फाइंड द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मटेरियल फॉर 100 यूनिट्स। ठीक है, नहीं वो किससे मल्टीप्लाई करें? अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ा ना उसमें आएंगी भी। अगर मैं प्रोडक्ट को, मैं ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट 1 के मटेरियल है 3, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ उनकी कॉस्ट से, तो बस कॉस्ट तैयार होगी ना। अब मुझे तैयार क्या करवानी है? यूनिट्स। और क्या यूनिट तैयार करवानी है? हर एक की भी, प्रोडक्ट 1 भी कितना हो, 100 यूनिट का हो, प्रोडक्ट 2 भी कितने हो, 100 यूनिट। तो या तो मुझे खुद एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है कि भाई ये मल्टीप्लाई करवा के टोटल 100 100 100 है, बट वो ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा है उसने। देखो जैसे अगर मैं, ध्यान से समझना है इसको, कि ये 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 4 है और 2 है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 को, किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 को, किससे मल्टीप्लाई करूँ 1 को, ताकि रिजल्ट कितना है 100। तो यानी ये बन गया ना 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू कितना आना चाहिए 100। ऐसे ही 4x प्लस 2y प्लस 5z कितना आना चाहिए? सर ये तो फिर कॉस्ट होगी ना। कॉस्ट नहीं ना, हमने अभी मल्टीप्लाई किससे करा है? यहाँ पर हमने बोला कि भाई इतने यूनिट्स होनी चाहिए हर एक के, ठीक है ना, ताकि टोटल उसकी इतनी, प्रोडक्ट 1 की इतनी यूनिट्स आ जाए। भाई मटेरियल 1 इतने यूनिट्स होना चाहिए, मटेरियल 2 इतने यूनिट्स होना चाहिए, मटेरियल 3 इतने यूनिट्स होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट 1 कितना बने 100 यूनिट्स बन जाए। तो उसके लिए तो फिर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी हमारे को। तो इसका आंसर डी होगा। क्या कह रहे हो बेटा? थोड़ा सा तेज बोलोगे? सर इसका आंसर डी होगा, डी। डी चेक कर लेते हैं बेटा एक क्योंकि बार, सर हम ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लेते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर ये x है, ये y है, z है, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है 100 से ज़्यादा ही आएगा ऐसा। ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 3x1 चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, 3x1 चाहिए। इस पर आ जाओ, x की जगह पर 10, y की जगह पर 20 और z की जगह पर 30 रख के देखो, 100 आ रहा है? आ रहा है? 20 प्लस 60 प्लस 30, 100 से ज़्यादा आ रहा है। अगर 40 प्लस में 40 प्लस में 150, इसमें भी 100 से ज़्यादा ही आ रहा है ना फिर। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आगे आते हैं, फाइंड द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मटेरियल फॉर 100 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। टोटल रिक्वायरमेंट आपको बतानी है ऑफ ईच मटेरियल, हर एक मटेरियल की भी M1 कितना होना चाहिए, M2 कितना होना चाहिए और M3 कितना होना चाहिए। अगर हर एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, हर एक प्रोडक्ट कितना चाहिए ईच, तो यहाँ पर हमें इसको मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। करके देखो बेटा कि जो ये ए मैट्रिक्स है उसको किससे करोगे मल्टीप्लाई, इनमें से, कि वो हर एक प्रोडक्ट की ईच यूनिट आए, ठीक है। इसमें से ऑप्शन लगा के देखो,
कुछ हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे, क्वेश्चन बिल्कुल ही अजीब जा रहा है। सर इसका फिर डी हो जाएगा। इसका ये क्यों? क्योंकि जैसे मैंने M1 सारे प्लस कर लिए तीन प्रोडक्ट के, M2 सारे प्लस कर लिए, M3 सारे प्लस कर लिए। लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे तुम्हारा। नहीं, उसने ये बोला था कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच मटेरियल, हाँ, तो तीन प्रोडक्ट के लिए M1 कितना चाहिए, तो तीनों के लिए ये 8 हो गया तुम्हारा, 800 यूनिट्स के लिए 800 हो गया। वो 9 हाँ। हो गए, वो ये फिर भी समझ में आ रहा है, ये 900 हो गया और ये कितना हो गया? ये फिर 8 हो गए। ठीक है। फाइंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट एज पर द यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन बिलो। तो इसमें तो सिंपली क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको और ये जो 5 10 5 वाली है इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2 5 10 प्लस 30 कितना हो गया? प्लस 5, तो पहला 45 इसका आ रहा है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ द फर्म प्रोड्यूसेड 200 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगर हर एक यूनिट की प्रोडक्ट की जो यूनिट्स है वो कितनी है, नंबर कितने हैं? 200 है, तो आपको कॉस्ट निकालनी है। सर वो जो टोटल कॉस्ट में थी उसको प्लस करके डिवाइड कर दो। टोटल कॉस्ट कितनी? ये 45 65 60 तीनों की है। ये P1 की कॉस्ट है, ये P2 की कॉस्ट है, ये P3 की कॉस्ट है, एक उसके लिए। हाँ, तो इंटू 200 कर दो, कितना आ जाएगा? 4500 रुपये इनसेट, 120 नहीं 130 और 60, 190 इंटू कितना बोला है? 45 और 65 130 हुआ ना, नहीं सॉरी, हाँ 110 हुआ, 170 हो गया और इंटू 200 34,000, तो सी आ गया। तो हमारा फोर्थ पार्ट हो चुका है, थर्ड हो चुका है, सेकंड में गड़बड़ आ रही है ना, बस सेकंड को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला दोबारा देखते हैं बेटा, कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी इन द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 1, तो ये ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गया। इफ द फर्म प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है, बट बी मैट्रिक्स इन्होंने बताई नहीं ना कि किस चीज़ की मांग रहे हैं। प्रोडक्ट 1 के टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है? 6 इंटू 10, अब इसका सेकंड पार्ट का देखते हैं। फर्स्ट का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए और फिफ्थ का डी। इनमें उसका आंसर अगर दे रखा है तो उसका आंसर नहीं है। चलो फिर इस पार्ट को भी छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, A cooperative society of farmer has 50 hectares of lands to grow। ये क्वेश्चन CBSE में ऑलरेडी आया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम की तरह, 6 मार्कर जो पहले पेपर होते थे हम, तो उसमें 6 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर्मुलेट द LPP एंड सॉल्व। तो आपको इसमें MCQ में दे रखा है उन्होंने। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर है जिसके पास 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है, जिस पर 2 क्रॉप्स ग्रो करनी है, एक X और एक Y। The estimation of income from crops per hectare is this and this respectively। ठीक है, कि भाई जो X वाला हमारे पास क्रॉप है उसको ग्रो करने से कितना आएगा प्रॉफिट,
सॉरी इनकम कितनी आएगी 10,000 पर हेक्टेयर, और वाई वाली क्रॉप को ग्रो करने से कितनी आएगी 9,000 पर हेक्टेयर। टू कंट्रोल वीड्स अ रनी herbicide is used for both crops at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. Additionally, no more than 800 liters of herbicide should be used for protecting fish in natural world using a fish pond which correct, मतलब कि टोटल जो आपने हर्बिसाइड यूज़ करना है वो 800 से कम होना चाहिए। अब उसके लिए आपको वो पूरा सॉल्यूशन बना के दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको क्या बनाने के लिए बोल दिया Z, विच कॉन्स्टेंट शो द टोटल इनकम पर हेक्टेयर। तो टोटल इनकम कैसे होगी, अगर x की 10,500 है और y की 9,000 है तो टोटल इनकम कैसे बनेगी 10,500 इंटू एक्स प्लस 9,000 इंटू वाई, वेयर स्मॉल x क्या है कि कितने हेक्टेयर आपके पास x क्रॉप की है और कितने हेक्टेयर आपके पास y क्रॉप के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास, बी सही हो गया। ऊपर बताओ, समझदार को इशारा काफी। विच इक्वेशन शोज द कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू लैंड। लैंड की कंडीशन क्या है कि जो लैंड है हमारे पास उसका टोटल एरिया कितना है 50 हेक्टेयर। तो जो x के लिए लैंड है प्लस y के लिए लैंड है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 50 हेक्टेयर। कौन सा आंसर आ गया, सी आ गया। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिबल रीजन OABC, ये क्लोज्ड है या फिर ओपन है। तो क्लोज वाले को क्या बोलते हैं बाउंडेड, ठीक है। द मैक्सिमम इनकम वुड बी गॉट बाय पीपल इज, तो मैक्सिमाइज कब हो रही है 4,95,000। ये भी क्यों पूछ रहे हैं। हाउ मच ग्राउंड शुड बी बिल्ड टू ईच, मतलब एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वो मैक्सिमाइज किस पे आया था 30 और 20 पर, तो 30 ऑफ एक्स और 20 ऑफ वाई। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए। यही आया तो गारंटी नहीं ऐसे आ जाए। तो LPP वाला अगर आता है तो वो ईजी रहता है, कहने का मतलब ही हो गया। क्या बेटा, क्या पता आ जाए इसमें। पर एक बात बताओ ना, इसमें ना ये है तो एक ही नंबर का ना MCQ, चाहे 5 पार्ट है तो पूरा एक ही नंबर का ना, हर एक पार्ट के नंबर थोड़ा है। नहीं हर एक पार्ट का नहीं टोटल 4 जैसे 17 क्वेश्चन के 4 पार्ट है तो 4 नंबर का हो गया, और 8 नंबर का MCQ वो केस स्टडी होगी हमारे पास। 2 केस स्टडी आ रही है ना हमारे पास, 8 नंबर की केस स्टडीज होगी, ठीक है। और इससे पहले 16 MC, 16 और 8 24, और टू मार्कर कितने आ रहे हैं अपने पास 3। इन्होंने पेपर उस पर बनाया मार्किंग इसको नहीं देखिए। 20 और 10 30 होने चाहिए ना। आ गया, तो ये 20 हो गया, ये 21 हो गया और ये 15, ठीक है 24 हो गया ना फिर वो। 42 मार्क्स के, सॉरी 44 मार्क्स के 1 मार्क और 2 मार्क है तुम्हारे पास। बेकार कर दिया पैटर्न, पहले वाला ठीक था। क्या चलो 17 देखो बेटा। राज इज प्लेइंग विद अ स्प्रिंग बाय थ्रोइंग है। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है कि जो आपने पढ़ा आज तक कि हाँ भाई कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। बट दिक्कत ये ना कि ये अपनी बुक्स भी तो वैसे अपडेट करें।
पूरे साल हमें वो सब पढ़ा है, अब लास्ट में आके बोले केस स्टडी करो, वो आएगा ही नहीं जो आपने पढ़ा है। सर ये मैथ्स तो फिर भी ठीक है, हाँ। केमिस्ट्री फिजिक्स का सब केमिस्ट्री फिजिक्स में और गंदी आती है केस स्टडी, उसमें लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग होती है और सेंस और कॉमर्स वालों के बाकी सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में केस स्टडी नहीं है, नहीं अकाउंट्स में केस स्टडी, इकोनॉमिक्स में आसान होती है, मुश्किल उसकी भी आसान है, बिजनेस की तो उसमें आती ही केस स्टडी से, और इंग्लिश MCQ है 40 मार्क्स का, ये पहले होना चाहिए था, मैं पास हुआ था। मतलब प्री बोर्ड में इंग्लिश के, प्री बोर्ड में 12th क्लास में कितने नंबर आए होंगे सोचो। मेरे बोर्ड में 50 आए थे इंग्लिश में, प्री बोर्ड में आए थे 12.5 इंग्लिश में हैं। मेरे पूरे साल, क्योंकि मैंने इंग्लिश की सब फर्स्ट क्लास अटेंड की थी अपने स्कूल में, उसके बाद पूरे साल क्लास से बाहर था मैं। अभी मेरा एक दोस्त था, उसकी वजह से हम दोनों पूरे साल बाहर रहे। मेरे 12.5 आए थे, उसके 18.5 थे फ्री बोर्ड में। तो पहले दिन ही जाके टीचर से पंगे ले लिए, तो फर्स्ट क्लास से हमारे को बाहर निकाल दिया। तो हम दोनों सेम ट्यूशन में पढ़ते थे मैथ्स की, हम चुपचाप बैठ के बाहर होमवर्क करते थे। तो अगला रूटीन पहले दिन जैसे हुआ, वारदात हुई जब, तो दोनों को बाहर निकाला, तो गुस्से में सेकंड डे भी बाहर निकाला, फिर तीसरे दिन भी बाहर निकाला, तो चौथे दिन से एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। वहाँ से मैम आती थी, हम खुद चले आते थे, तो कुछ कहाँ सुना कुछ नहीं, बस वहाँ आएगी, मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, ठीक है चलो। हमने मैथ्स की बुक्स उठाई, असाइनमेंट उठाए, बाहर बैठ गए। मैथ्स में वो जो बचे कुछ नंबर थे यहाँ के, वो मैथ्स में आ गए। चलो इधर देखो, कह रहे कि राज इज प्लेइंग विद द स्प्रिंग, ये आया हमारे पास फंक्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो तो पहले भी क्लास में भी करा हुआ है हमने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें पावर 4 वाला एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का ऐसा। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, जहां पर डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालो। अब देखो समझदारी, 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x, ठीक है। या तो उसमें क्या करो, पहले कॉमन लेके फिर मिडल स्प्लिटिंग करो, या तो क्विक दिमाग लगाओ। 3 ऑप्शन है, 0 सेटिस्फाई करेगा, यस है ना, 1 सेटिस्फाई करेगा। मैं अगर x की जगह पे 1 रखूंगा तो क्या 0 आएगा, नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन गलत, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में 0 नहीं है तो ये भी गलत, इस ऑप्शन में 1 है तो ये भी गलत। अपने आप ही कौन सा बचा, बी। चाहे आप वेरीफाई कर लो, -1 पुट करके देखो, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, तो ये -12 हो गया, ये -12 हो जाएगा, और ये +24 हो गया, 0 आ रहा है। 2 से करके देख लेना, उससे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दिमाग लगाना है। फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग। तो पहले तो देखो इंटरवल क्या बनेंगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं तो एक इंटरवल बनेगा -∞ से -1, दूसरा क्या बनेगा -1 से 0, तीसरा क्या बनेगा 0 से 2, और फिर 2 से इन्फिनिटी। 4 इंटरवल बनेंगे। अब आपसे पूछा कि भाई कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। पहले तो देखो, क्या 0 से इन्फिनिटी कोई इंटरवल है, चलो ये मान सकते हैं कि हाँ भाई 0 से इन्फिनिटी में अगर दोनों में इंक्रीजिंग आ गया तो वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या 1 से इन्फिनिटी को इंटरवल है, नहीं है, तो ये तो पहले ही कट हो गया, ठीक है। क्या 1 से 0 को इंटरवल है, तो जी ये भी गया। बचा कौन सा, -1 से 0 और 2 से इन्फिनिटी। तो कुछ नहीं करना, -1 से 0 के बीच में कोई नंबर सोच लो, या फिर चलो 2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर सोच लो, 3। वो 3 मैंने यहाँ पुट कर दिया डेरिवेटिव में, चेक करो। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देखो ना, 12 इंटू 27 माइनस 12 इंटू 9 माइनस 24 इंटू 3, कर सकते हो उसको कैलकुलेट।
ये कितना हो जाएगा 270 और 54 कितना हो गया 324, 12 9 सा 108। पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये इंटरवल तो ठीक है। बट यहाँ पर एक दिक्कत और है कि जो 0 से इन्फिनिटी है उसके अंदर 2 to इन्फिनिटी ऑलरेडी इंक्लूड है। तो क्विकली क्या करो भाई, 0 से इन्फिनिटी का मतलब 1 भी हो गया, तो क्या अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वो पॉजिटिव क्या आ रहा है, तो मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पूरा करने से बचने के लिए। थर्ड पार्ट में देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज डिक्रीजिंग। तो जो अगर भाई इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, तो इन दोनों में क्या होगा, तो माइनस इनमें से -1 इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन 0 से 2। तो कंफ्यूज करने के लिए इसने इंटरसेक्शन लगा दिया यहाँ पे। बच्चे देखते हैं इसको टिक मार देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच स्प्रिंग हैज लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। चलो जी डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या बनेगा। उसके लिए पहले क्या करो, 12 कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा। 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, x भी कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके अगर वो बनाने आते हैं फैक्टर्स तो बना सकते हो, क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। फैक्टर्स बन गए। अब आ जाओ, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो नहीं इसको क्या करो, मल्टीप्लाई रहने दो, डबल डेरिवेटिव करने में वरना आपको प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ जाएगा। सिर्फ 12 कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, 12 बाहर रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अच्छा, हमारे पास वो पॉइंट क्या क्या थे, 0 -1 और 2 थे ना। अगर मैं 0 पुट करता हूँ डबल डेरिवेटिव में, तो क्या नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब 0 पर मैक्सिमाइज हो सकता है। फिर -1 पुट करके देखो क्या आ रहा है, -1 पुट करके डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ये देगा 3 + 2 -2, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो गया। 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 सा 12 -4 -2, ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब 0 पर क्या हुआ, मैक्सिमाइज। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच स्प्रिंग हैज लोकल मैक्सिमा। तो जी किस पर है, 0 पर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट कॉज्ड बाय स्प्रिंग। तो इसमें x की जगह पर क्या डाल दो, 0 कहाँ पर, फंक्शन में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5, क्योंकि सब तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या, सिर्फ 5। क्लियर है बेटा सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों को। यस सर। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राम एंड राहुल आर प्लेइंग विद द बॉल बाय थ्रोइंग इट इन द एयर। द वन हु थ्रोज द बॉल विद मैक्सिमम हाइट विंस द गेम। तो बचपन में खेलते हो ना सर, कैच कैच, वैसा ही है कुछ। तो राम्स बॉल हाइट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। जो राम वाले है उसका मैं उसको ना आर से नोट कर रहा हूँ, राम वाले को कैपिटल आर से, और राहुल वाले को आर ए से नोट कर रहा हूँ। 15 टी स्क्वायर, दोनों के वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया एक तरह से मैंने, अच्छा 14 है वो, ठीक है, चलो ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन राम्स बॉल रीचेस मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, कॉमन सेंस। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड अपॉन, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यानी क्या, dh/dt। अगर मैं इनकी h की टर्म्स की बात करूं, अगर इसको ऐसे ले लो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, ये स्मॉल h है, ये कैपिटल H है, तो आपको dh/dt बताना है। ये राम के लिए पूछा है ना, ये राम है और ये राहुल है, तो आपसे dh/dt क्या दे रखा है, 0।
ये बेसिक फॉर्मूला है ना, अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसकी टर्म्स में इस समय, हाइट की टर्म्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये dh/dt निकालो, कितना हो जाएगा 14 माइनस कितना हो जाएगा ये 15 था ना ये 5 था, सॉरी 10t इक्वल टू 0। तो t कितना आ गया 14/10 यानी 1.4। आई बात समझ में? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ राम्स बॉल, मैक्सिमम हाइट। अब भाई ये t 14/10 आया है, इसका डबल डेरिवेटिव करो कितना आ जाएगा -10 आएगा इसका। तो मतलब कि इसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये 14/10 कहाँ डाल दोगे आप, इस वाली इक्वेशन के अंदर। सो 3 + 14 × 14/10 -5 × 196/100। अब सॉल्व कर लो, जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1.4 पुट कर देना ना एक तरह से। फिर क्या है, इन हाउ मच टाइम डज राहुल्स बॉल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, कितना सेम कर लोगे dh/dt वाला, इस बार कैपिटल वाला के लिए करना है। हाउ मच हाइट इज कवर्ड बाय राहुल्स बॉल, तो सेम क्वेश्चन, उसमें t की वैल्यू डाल देना। हु विल विन द गेम, जिसकी h की वैल्यू क्या आएगी ज़्यादा, मतलब ये पार्ट जिसका ज़्यादा होगा इन दोनों में वो जीतेगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन बेटा? और क्वेश्चन ही नहीं है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, फिर और करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल, चलो ठीक है स्टूडेंट्स।